वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में मुद्रित माध्यम और रेडियो के लिए लेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं टेलीविज़न से। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है, तस्वीरों की, दृश्य की। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है। इस पर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो पर केवल सुन सकते थे और इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, हमारे शब्द भी उसके अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम, प्रिंट का मतलब मुद्रित माध्यम, और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। यह आपकी गतिविधि दी हुई है, जो आपको करनी है। गतिविधि क्या है? दूरदर्शन न्यूज और कोई एक निजी समाचार चैनल, डीडी न्यूज जो चैनल है, और कोई निजी समाचार चैनल जैसे आज तक, एनडीटीवी, इंडिया स्टार न्यूज या जी न्यूज आदि के रात 9 बजे के बुलेटिन एक दिन का अंतर देकर लगातार 2 सप्ताह तक देखिए। जैसे एक दिन डीडी न्यूज देखिए तो अगले दिन कोई निजी समाचार चैनल। दोनों के समाचार बुलेटिन के कलेवर और प्रस्तुति की तुलना करते हुए 200 शब्द की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपने शिक्षक के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस तरह की आपको 200 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो अर्थात मुखड़ा कुछ इस तरह का बन सकता है: दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा, जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविजन पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं: आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण है, तो ये चरण महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। अब इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ।
जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव, लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब की बार भी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज, पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती है। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को होना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य प्रलेखन निभ जाता है। लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही सभा में लोग लाए नहीं गए, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है, इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है। यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है, भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी। या फिर यह नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती हैं ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर, वीओ का मतलब होता है, वीओ का अर्थ होता है विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फार्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते जिन्हें बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है।
या उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें कहते हैं, यानी वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लगे हों, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे वे नारे लगते हुए दिखाना होगा और उसकी गुंजाइश अपने व्यू में छोड़नी होगी। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहें तो दर्शक को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की जरूरत होती है, संतोष की। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहते हैं, जबकि ज्यादा बेहतर यह होता है कि दृश्य और ध्वनियां भी बोली। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर खिल कर आती है। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए? देखो, दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, अनपढ़ तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह दोबारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज्यादा स्पष्ट है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, वह, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहां जरूरी हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। गतिविधि दी गई है जो आपको करनी है। नेशनल चैनल पर प्रसारित रात 9 बजे के समाचार बुलेटिन को ध्यान से देखिए और सुनिए।
देखे और सुने गए समाचार में बाइट, वॉइस ओवर और नेट को अलग कर लिखें और अगले दिन कक्षा में इस पर चर्चा करें। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े। इस वीडियो के माध्यम से आपको टेलीविजन लेखन के बारे में विस्तार से बताया गया। आपको ये ध्यान से सुनना है। धन्यवाद।